गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो समय से पहले यूनिवर्सिटी ने कॉलेज के एग्ज़ाम वो फाइनल कर दिया आपके लिए ना। बीएससी सेकेंड ईयर का शेड्यूल आ चुका है और 2 तारीख से आपकी जो परीक्षाएं हैं वो चालू है। और पहला जो पेपर है, पहले जो मुलाकात होगी वो फिजिक्स से होने वाली है आपकी। तो आप वहाँ पर देखेंगे उष्मागति की। तो अभी जैसे फाइनल ईयर के मैंने पेपर डाले थे, तो अच्छी डिमांड स्टूडेंट्स की उस पर भी है और अच्छा बैकअप मिला है, मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। उसी को देखते हुए जो सेकेंड ईयर फिजिक्स है उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसकी श्रृंखला हम आयोजित करते हैं और इसमें 3 वीडियो आपके बनेंगे। तो ये पहला वीडियो आज का है जिसके अंदर उष्मागतिकी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। पेपर फर्स्ट बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिक्स पेपर फर्स्ट हम कह सकते हैं कौन सा है, उष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स जो पेपर है हमारा उसका ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, ये आपको सबसे पहला पेपर मिलेगा। 2 पेपर एक साथ होने हैं आपके, जैसे आपका शेड्यूल भी आ जाएगा और फाइनल ईयर का पेपर है। तो आपके अकॉर्डिंग बता दूं, क्योंकि कई बच्चों ने देखा नहीं होगा पेपर, अगर हो सके तो फाइनल ईयर के किसी भी बंदे का, किसी भी बच्चे का पेपर है वो देख लीजिए आप। ठीक है, कैसा शेड्यूल उसके अंदर है। तो उसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, यानी यूनिट सिस्टम कुछ भी नहीं है। समझ गए क्या? 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। अब 3 क्वेश्चन आप पर डिपेंड है, आप ये 3 कर सकते हैं एक साथ, ये 3 कर सकते हैं, या मैंने एक ये कर लिया, एक चौथा दूसरा कर लिया, चौथा कर लिया, एक आठवां कर लिया। कैसी आपकी जैसी मर्जी है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे और मोटे तौर पर देखा जाए तो 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट से अपने जो क्वेश्चन आ गए 8। ठीक है ना, और सबकी स्थिति क्या है, तो 2.5 नंबर एक क्वेश्चन का बनना है। ठीक है ना, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, तो 3 नहीं, 2.5 का नहीं है, ज्यादा का है। आपका ये जो टोटल पेपर है ये है 20 नंबर का। ठीक है ना, तो लगभग 6.5 नंबर का है वो पेपर आपका रहना है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। 3 ही क्वेश्चन पूरे पेपर में से करने हैं। 33 का पेपर नहीं होना, ना 34 का होना है, केवल 20 नंबर का होना है। अब आप पूछोगे बाकी के नंबर कहाँ जाएंगे, तो बाकी की यूनिवर्सिटी है वो अपने पास रखेगी। ठीक है ना, यानी आपके लिए सुरक्षित है। जब यूनिवर्सिटी का मन करेगा, जितना करेगा उतना आपको दे देगी, अभी कोई डिसाइड नहीं है। अभी तो केवल अपने को ये 20 नंबर में से पासिंग कर लाने हैं। ठीक है, और 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, तो वो उन 3 के लिए हम बातचीत करेंगे। भैया 3 की बात है तो देखो, एक यूनिट के वैसे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर मैं 2 यूनिट पूरी कर लूँ तो भी मेरा काम बन जाएगा। ठीक है ना, और मान लो मैं सब में से इम्पोर्टेंट देख लूँ, ज़्यादा आते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम 1.5 घंटा ही है, 1.5 घंटे में ही करना है। क्योंकि आपका जो 2 तारीख को पेपर होना है वो हो रहा है पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड, साथ में इसके आ रहा है मैथमेटिकल फिजिक्स। तो आपके उष्मागतिकी और गणितीय भौतिकी दोनों पेपर है वो एक साथ होने हैं। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी है। ठीक है ना, और ये तैयारी आपको किस प्रकार से, किस लेवल से कर सकते हैं। अब आपके पास बड़ी मुश्किल से आज शायद 19-20 तारीख तो हो गई, 19 हो गई, तो बहुत कम समय आपके पास बचता है। मुश्किल से मानो तो 13-14 दिन का टाइम है ये आपको मिलता है, और इसमें आपको जो कुछ करना है, जितना कुछ करना है, सारा करना ही पड़ेगा। देयर इज नो एनी ऑप्शन, क्योंकि अब कोरोना आने वाला नहीं है, 12 दिन में तो कोरोना आएगा नहीं और एग्जाम तो होगी फिर आपकी। तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। अभी अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे आपको तैयार करने, वो सारी बात अपन करते हैं। तो चलो पहली यूनिट में आ जाते हैं। सबसे पहला क्या देखना है, तो कार्नो चक्र आपको देखना। उष्मागतिकी की बात कर रहे हैं तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पहला ही क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है ना, ये 3 नियम है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं इसमें। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा उष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये सबसे पहले, उसके बाद में सेकंड है और उसके बाद में थर्ड है। तीसरा जो है वो कहलाता है आपका निर्दिष्ट का उष्मा प्रमेय। तो निर्दिष्ट का उष्मा प्रमेय भी अपने को करना रहेगा। उष्मागतिका का जो द्वितीय नियम है वो कौन सा है, केल्विन प्लांक का कथन और क्लॉसियस का कथन।
ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं, एक साथ ही मैंने बता दिए हैं। तो पहला साधारण है H बराबर U प्लस पी, ये तो उसका आ गया। कार्य और ऊष्मा में ये संबंध व्यक्त करता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। दूसरा है ये क्या कहलाता है आपका, केल्विन प्लांक, ठीक है ना, केल्विन प्लांक और क्लॉसियस का कथन। दो कथन है, तो दोनों कथन आपको करने रहेंगे, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी के तीन नियम, पहला अपना हो गया, दूसरा केल्विन प्लांक क्लॉसियस का कथन और तीसरा एर्नेस्ट का ऊष्मा प्रमेय। तीनों छोटे क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं, जो दूसरा वाला है ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आपका एक ऊष्मागतिकी के नियम थे, तो इसलिए मैंने एक साथ ही लिख दिए। दूसरा क्वेश्चन कौन सा आता है इसके अंदर, कार्नो चक्र, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्नो चक्र से आप क्या समझते हैं, कार्नो चक्र में किया गया कार्य, किया गया कार्य और दक्षता, दक्षता का व्यंजक प्राप्त करना, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन रहेगा, कार्नो चक्र में किया गया कार्य और दक्षता, ये आपको कंप्लीट करना है। इसके बेस पर, यानी कार्नो चक्र है, इसके बेस पर संबंधित आपके न्यूमेरिकल है, ये भी आ सकता है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल है, ये भी आपको तैयार करना है। यानी कार्नो चक्र कंफर्म आपको 3 या 6 नंबर तो पक्का देना ही है, देना है, देना मतलब देना ही है, इसको तैयार करना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत, ठीक है, रेफ्रिजरेटर सिद्धांत आ गया। और रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत के साथ में और क्या चीज आएगी, तो एक आएगी कार्नो चक्र की उत्क्रमणीयता, कार्नो चक्र की उत्क्रमणीयता, ठीक है। कार्नो चक्र की उत्क्रमणीयता ये भी साथ में आपको इसमें पढ़नी है, यानी कार्नो का ठीक उल्टा है, वो क्या है, रेफ्रिजरेटर का ये रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत। अब मैं आपको ये डिस्कस तो सारा कर सकता हूँ, इच्छा भी बहुत होती है, लेकिन लिमिटेड टाइम है और आपको करना है, तो उस हिसाब से ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद द्वितीय नियम आ गया, कार्नो प्रमेय। ये जो नेर्नेस्ट का ये मैंने थर्ड नियम बताया था, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, ये कार्नो प्रमेय भी कहलाती है ना, ये कार्नो प्रमेय करके आता है, वो भी अपने को करना है। कार्नो प्रमेय आ गया। ये तृतीय नियम मैंने पहले बता दिया, इसको किस नाम से जानते हैं अपन, नेर्नेस्ट का ऊष्मा प्रमेय। हालांकि छोटे की ऊष्मा पर उतना फोकस तो नहीं करना, फिर भी मान लो आ ही जाए साथ के साथ 2 नंबर का, तो 4 + 2 ऐसा वो हो सकता है ना। तो एक अभी तक बड़ा क्वेश्चन कौन सा है, केवल एक आपका कार्नो चक्र में किया गया कार्य, इंजन की दक्षता, ये हो गया, ठीक है। दूसरा इसके आगे क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण, क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण, क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण, इससे इसको समझने के लिए आपको प्रावस्था संतुलन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एक टॉपिक अपना प्रावस्था संतुलन, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रावस्था संतुलन वक्र ऐसा करके एक टॉपिक है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आप देखेंगे, और प्रावस्था संतुलन हो गया। क्लॉसियस क्लैपिरॉन बड़ा क्वेश्चन है। एक इसके साथ इसका जो आगे वाला क्वेश्चन है, मैक्सवेल का ऊष्मागतिकी समीकरण, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आपको देखने हैं। पहले यूनिट जो आपकी है उसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, कार्नो चक्र हो गया, दूसरा हो गया क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण, इसके लिए प्रावस्था संतुलन वक्र है वो आपको देखना है आगे ध्यान में। और तीसरा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, मैक्सवेल के 4 ऊष्मागतिकी समीकरण है, उन चारों को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये अगला जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है वो कौन सा है आपका, ये थर्ड या फोर्थ। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी समीकरण, मैक्सवेल के समीकरण, कितने समीकरण है, 4 समीकरण है। तो देखो 1 2 क्वेश्चन हो गए, 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। 6 नंबर भी पूछ सकता है, 6.5 भी पूछ सकता है, 4 में भी पूछ सकता है, अगले एग्जामिनर की मर्जी है, लेकिन आपको तो तीनों तैयार करना है। मैक्सवेल के समीकरणों को समझने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, आपको कुछ डेफिनेशंस चाहिएगी। जैसे मैं कहूँ कि गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है, ये आपको जानना जरूरी है। गिब्स मुक्त ऊर्जा,
एक एंथैल्पी क्या होती है ये आपको समझना जरूरी है। गिब्स मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी, एंथैल्पी गिब्स, एक होती है हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। ये सारी चीजें है ना, ये आपको ये डेफिनेशन चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको डिराइव करो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपके चारों का डेरिवेशन है, लेकिन मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि इनकी डेफिनेशन समझ लेना। डेफिनेशन समझ लो कि इनके फाइनल जो रिजल्ट है वो याद करने हैं। यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा का जो इक्वेशन है और उन इक्वेशन को याद कर लोगे तो मैक्सवेल के समीकरण बड़े आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। ये आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई कंप्लीट। एक यूनिट कंप्लीट हो गई, 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 आपको मेजर क्वेश्चन है और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारा मैंने बता दिया है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, यूनिट नंबर 2, यूनिट सेकेंड। तो यूनिट सेकेंड उसमें क्या पूछा जाता है तो वो भी देख लेते हैं। वैसे 4 यूनिट है तो 2 कर ले तो काम चल जाएगा अपना, फिर भी चलो अपन तो चारों की बात करेंगे। दूसरी जो यूनिट है उसमें सबसे पहला क्या आता है, सरंध्र डाट प्रयोग, सरंध्र डाट प्रयोग। ठीक है, सरंध्र डाट प्रयोग, और इससे संबंधित और क्या आएगा। अच्छा, सरंध्र डाट प्रयोग में एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए निकाय की जो एंथैल्पी है ये हमेशा नियत रहती है। निकाय की एंथैल्पी नियत राशि होती है, नियत होती है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, निकाय की एंथैल्पी नियत होती है, ये प्रूव करना है। तो ये कौन सा है आपका सरंध्र डाट प्रयोग, इसका डिस्क्रिमिनेशन हो गया, और निकाय की एंथैल्पी नियत होती है, प्रूव करना रहेगा। इसी को और आगे बढ़ाएं अपन तो जूल थॉमसन गुणांक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जूल थॉमसन गुणांक, जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक प्राप्त करें। ये आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, जूल थॉमसन गुणांक, जूल थॉमसन गुणांक, ठीक है ना, इसको डिराइव करना रहता है। और एक इसके साथ का साथ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आदर्श गैसों के लिए, आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है। और क्या करना है तैयार, तो जूल थॉमसन गुणांक आपका हो ही गया, साथ में आदर्श गैसों के लिए हो गया। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो ये भूल गया, एग्जामिनर पूछा नहीं उसने, तो फिर वो क्या करेगा, अरे मैं ये तो भूल गया लिखना, इसलिए मैं इसकी जगह ये लिख देता हूँ, वांडर वाल गैसों के लिए, वांडर वाल गैसें या वास्तविक गैसें, तो वांडर वाल गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक, ये इसको अपन कहते हैं म्यू एच। ठीक है ना, तो या तो पूछ लेगा जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक प्राप्त करो, नहीं तो क्या कह देगा कि वांडर वाल गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक है उसका व्यंजक आप प्राप्त कीजिए। ये हो गया, दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ निकाय की एंथैल्पी नियत रहती है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके किससे संबंधित हो गए, जूल थॉमसन गुणांक से संबंधित हो गए, सरंध्र डाट से संबंधित हो गए। अगर ये सारे भूल गया तो इस पर फिर वो न्यूमेरिकल पूछ लेगा। ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल पूछ लेगा। मान लो अगर नहीं पूछा इनमें तो न्यूमेरिकल पूछेगा, यानी जूल थॉमसन गुणांक को अपने को 4 नंबर देने ही पड़ेंगे। ठीक, तैयार हो गया टॉपिक, तो 4 नंबर अपने को देगा। ओके, नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं, पुनर्निवेशी शीतलन। एक बार पूछा हुआ है, छोटा क्वेश्चन है, वैसे इस टाइप में पूछा जाता है, इसमें कोई डेरिवेशन है ही नहीं, जैसे इन सब में तो डेरिवेशन है। वांडर वाल गैसों के लिए आप जब ज्ञात करोगे तो इसका जो रिजल्ट है वहां से शुरुआत इसकी होगी, जूल थॉमसन गुणांक है वो ज्ञात करोगे, और आदर्श गैस के लिए ज्ञात करोगे तो 0 होता है, उसको ज्ञात करके रखना है। एंथैल्पी वाला ये थ्योरेटिकल है, ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, ये वाला है ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। पुनर्निवेशी शीतलन एक डायग्राम बनाना है, रफ में बनाकर देख लेना, नहीं तो एग्जाम में नहीं बनेगा, वो ऐसा ऐसा ही बनेगा गंदा गंदा। अच्छा बनाना डायग्राम, एग्जामिनर बढ़िया से नंबर देते कि चलो बेटे ने इतना अच्छा डायग्राम बनाया, आगे वाले क्या देखने की जरूरत है, बीसी दे देते हैं इसको यहीं पर। ऐसा आपका पेपर होना चाहिए। ठीक है, पुनर्निवेशी हो गया। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। ये भी भैया कई बार पूछा हुआ है, रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। ठीक है,
रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। 2, ये 3 और ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। थ्योरी भी है, डायग्राम भी है और इसमें डेरिवेशन भी है, तीनों पार्ट है इसके। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन अच्छा है, बहुत सरल है, पहले चुंबक लगा दो बाद में चुंबक हटा दो, इतना ही काम करता है। लेकिन उसके मैथमेटिकल थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा आपको, डेरिवेशन देखना है केवल, न्यूमेरिकल की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद में एक पार्ट इसका और बच गया, उसकी बात हम करते हैं। अगला क्वेश्चन, माध्य मुक्त पथ लैम्डा याद करो। माध्य मुक्त पथ क्या होता है? मुक्त पथ क्या होता है? गैस के दो अणु में चल रहे हैं, जब तक टक्कर नहीं करते, जितनी दूरी करते हैं तय, तो वो क्या है? मुक्त पथ। और सबका औसत निकाल दिया कि भाई इस निकाय के अंदर अंदर है, ये निकाय है, इस निकाय के अंदर कितनी बार ये कितनी बार टक्कर करेंगे, कितनी दूरी मुक्त पथ की तय करेंगे, उसका भाग लगा देते हैं, तो ये क्या आ जाता है आपके पास में? माध्य मुक्त पथ। इसका व्यंजक वो आपको प्राप्त करना रहेगा, ठीक है। इसके साथ में एक और क्वेश्चन है, माध्य मुक्त पथ की घनत्व ताप व दाब पर निर्भरता, दाब पर निर्भरता, ये आपका और क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो माध्यम पथ व्यंजक अलग हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया। और इसी का सब पार्ट हो गया, जैसे पूछता है ना कि चलो इसके साथ में ये गुणांक ज्ञात करो, आदर्श गैसों के लिए और ज्ञात कर दो, ऐसे ही माध्यम मुक्त पथ का व्यंजक ज्ञात कीजिए, बहुत छोटा है, तो इसके घनत्व, माध्यम मुक्त पथ के घनत्व, ताप व दाब पर निर्भरता को भी बताइए, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में इसका थोड़ा सा पार्ट और बचता है, लास्ट का पार्ट है अभिगमन परिघटनाएं। अभिगमन परिघटनाएं कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार का अभिगमन परिघटना है। अभिगमन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो सबसे पहला तो होता है विसरण, विसरण, उसके बाद में होता है उष्मा चालन और एक होता है श्यानता। विसरण, श्यानता और उष्मा चालन, ठीक है। ये तीनों अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चन नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो फिर वो यहाँ से देगा, ठीक है ना। क्या है अभिगमन और विसरण? विसरण यानी एक दो निकाय है, तो एक निकाय से यानी इधर से अणु उधर कितने जाते हैं, तो ये अणुओं के जाने की जो घटना है वो क्या कहलाती है? आपकी विसरण कहलाती है। दूसरा है श्यानता, संवेग का अभिगमन, यानी अणु जाते हैं तो वेग के साथ जाते हैं, अपना द्रव्यमान भी ले जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी श्यानता। और उष्मा चालन, तो अणु तो जा रहे हैं साथ में, लेकिन साथ में क्या है? ताप, ताप के कारण गति हो रही है, उष्मा का प्रवाह होता है, तो वो क्या है? आपका उष्मा चालन। तो अभिगमन परिघटनाएं 3 हो गई, इन तीनों के लिए 3 गुणांक हो गए, विसरण गुणांक, श्यानता गुणांक और उष्मा चालन गुणांक, उष्मा चालकता गुणांक। ये तीनों तैयार कर लेना भाई। और इन एक है इन तीनों गुणांकों में रिलेशन, ठीक है ना, इन तीनों में है संबंध। अभिगम जो 3 गुणांक है, तीनों गुणांकों में संबंध, ठीक है। ये आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई, ओके। तो फर्स्ट यूनिट हो गई, सेकेंड यूनिट हो गई, थर्ड अब अगर 2 यूनिट तैयार करिए तो करनी है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों फर्स्ट यूनिट ठीक है। सेकेंड यूनिट लंबी बहुत, अब देखो नंबर चाहिए तो आपको यूनिवर्सिटी में तो भैया पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, ऐसा थोड़े फ्री पॉकेट में आपको नंबर मिल जाएंगे। ये न्यूनतम बताया है मैंने, ठीक है ना, इतना कम से कम करना पड़ेगा। और इसमें इतना भी नहीं हो पाता है तो फिर मैं डबल क्लिक करता हूँ ना कि ये तो करना ही पड़ेगा, तो फिर इतना तो कम से कम है। पहली यूनिट के 3 है, दूसरी यूनिट के 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 में से 2 आ रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? इससे कम कोई बेनिफिट थोड़े हो सकता है। 3 हमने बताए और 2 आ गए, उसमें बहुत है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा पेपर नहीं आता है, और हम एक्सेप्ट जो हम जैसी आशा रखते हैं और वैसा पेपर नहीं आए, तभी तो पेपर होता है, नहीं तो फिर सारा अपने जैसे ही आ जाएगा ना। तो ऐसा भी कई बार होता है, इसलिए आप एक्स्ट्रा तैयार करें तो कर सकते हैं, ठीक है ना, आपके ऊपर डिपेंड है, कोई दबाव नहीं है। तो थर्ड यूनिट जो अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है कला, निर्देशांक, आकाश। अब जिनका पढ़ा हुआ उनको तो ऐसे लगता है कि हाँ ये टॉपिक आ गया, लेकिन जिनका नहीं पढ़ा हुआ वो सोचते हैं यार आकाश तो एक ही इतना बड़ा है, ये कला निर्देशांक आकाश कितना बड़ा होगा है? तो देखना तो पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, या तो किसी पढ़े हुए बंदे को पकड़ो, पार लगाएगा बेटा है। कला निर्देशांक आकाश ये आपको तैयार करना है। इसके साथ में स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था, स्थूल व सूक्ष्म अवस्था, निकाय की स्थूल व सूक्ष्म अवस्था है, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है ना। निकाय की स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था, इनके बारे में भी आपको अध्ययन है वो करना पड़ेगा। कला निर्देशांक आ गया, स्थूल निर्देशांक आ गया, और क्या आएगा इसमें, एक इसमें आइंस्टीन मॉडल है, आइंस्टीन मॉडल, आइंस्टीन मॉडल है, ये आप तैयार करना। और इसमें ड्यूलोंग पेटिट का नियम है, ड्यूलोंग पेटिट का नियम, अभिधारणाएं भी है फिर नियम है, मतलब सारा ड्यूलोंग पेटिट आगे तो समझ गए आपकी ये पूरा। ठीक है, ये ड्यूलोंग पेटिट हो गया। और क्या है, एक वायु दाब समीकरण है, वायु दाब समीकरण। ठीक है, वायु दाब समीकरण हो गया। फिर एक क्वेश्चन और बचता है इसका, द्विपरमाणविक गैसों के लिए, द्विपरमाणविक गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा का व्यंजक, विशिष्ट ऊष्मा भी कह सकते हैं, मोलर विशिष्ट ऊष्मा भी पूछा जा सकता है, विशिष्ट ऊष्मा व्यंजक। ठीक है, ये भी आपको तैयार करना है। तो 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन हो गए। ये आपके थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई। इस थर्ड यूनिट में ये तो छोटा क्वेश्चन है ना, बाकी ये सारे बड़े क्वेश्चन हैं, चारों में से कोई 2 क्वेश्चन और कोई इसमें बनते नहीं, इतने ही क्वेश्चन हमें चाहिए। ड्यूलोंग पेट्रिसाइड डिवाई भी इसी में होना चाहिए, इतना देख लेना बहुत है। ठीक है, हर डेरिवेशन अपने आप में बड़ा है, तो आप इसको तैयार कर लेंगे। हो गया, तो ये हो गई आपकी यूनिट थर्ड। अब कौन सी बची, यूनिट फोर्थ और बची, उसी के बारे में अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट फोर्थ, चलो बहुत आसान यूनिट मेरे को तो लगती है, वो यूनिट 4 लगती है आपकी। ये तो फिर भी बड़े बड़े डेरिवेशन है, ज्यादा बड़े तो नहीं है, 2-2 पेज के। तो कौन सी है, फोर्थ यूनिट। और फोर्थ यूनिट में क्या है, चीर सम्मत सांख्यिकी की असफलताएं, ये अपना सबसे पहला टॉपिक आता है, चीर सम्मत सांख्यिकी। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो तो देख लेना, ना देखो तो भी चल जाएगा। चीर सम्मत सांख्यिकी असफलताएं, इसमें आपको 2 नाम मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो रेले जीन्स का नियम, रेले जीन्स का विकिरण नियम होता है, और एक नाम और मिलेगा, और वो कौन सा रहेगा आपका, वीन का विकिरण नियम। ठीक है ना, रेले जीन्स और वीन का विकिरण, प्लांक का विकिरण नियम होता है, वीन का विकिरण नियम। ये वाला 2 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे, छोटा ही है, बड़ा नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित, 5-7 टॉपिक है, टॉपिक मतलब 5-7 लाइन है। ठीक है ना, क्वांटम भौतिकी के मौलिक अभिग्रहित, ये आपको तैयार करना है, मौलिक अभिग्रहित। ठीक है, इसको आप तैयार करेंगे। आगे ध्यान में ये वाला देख लेना भाई, 2 नंबर का, आपको 2 नंबर तो दिला ही देगा। उसके बाद में क्या आता है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, आइंस्टीन सांख्यिकी। ठीक है, ये बोस आइंस्टीन सांख्यिकी है, बोस आइंस्टीन वितरण नियम भी अपन कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, देख लेना, बहुत अच्छा है। दूसरा है प्लांक का विकिरण नियम, प्लांक का विकिरण नियम, और प्लांक के विकिरण नियम के साथ में इसके 2 क्वेश्चन और बनते हैं। प्लांक के विकिरण नियम की सहायता से रेले जीन्स का नियम और वीन का विकिरण नियम व्युत्पन्न करना, यानी इसी का अतिरिक्त पार्ट हो गया। ठीक है, प्लांक का विकिरण नियम हो गया, इसकी सहायता से रेले जीन्स का नियम और वीन का विकिरण नियम को प्रूव करना। आगे ध्यान में ये वाला हो गया आपका। ठीक, उसके बाद में आता है फर्मी डिराक वितरण नियम, फर्मी डिराक वितरण नियम, फर्मी डिराक वितरण नियम, ये वाला पार्ट भी आपको करना है। ठीक है ना, तो बोस आइंस्टीन आ गई सांख्यिकी, फर्मी डिराक आ गई, प्लांक का विकिरण नियम आ गया। अब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट के, 3 ही क्वेश्चन है ऐसा मान लो, एक और बचता है वैसे, वो भी मैं लिख रहा हूँ, रिचर्डसन दुश्मान समीकरण, रिचर्डसन दुश्मान समीकरण। ठीक है, अब ये इनमें से कोई 2 तो आ ही जाएंगे, अब ज्यादा नहीं बताए मैंने आपको, देखो 1 2 3 4 4 क्वेश्चन बताए बड़े,
4 में से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और इसमें नहीं, सभी यूनिटों के अंदर मैं कह सकता हूँ कि 8 क्वेश्चन मेरे होंगे, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन जो आप पढ़ोगे ना, उनमें से 8 के 8 आपको देखने के लिए वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये आपको तैयार करने हैं। तो एसआर बोस फिजिक्स एकेडमी की तरफ से आप सभी को पहले से ऑल द बेस्ट। और अपनी जो कोचिंग चल रही है, तो 10th में और 11th 12th फिजिक्स और कॉलेज फिजिक्स, तो इसके लिए अपने को तैयारी करनी है। तो आप जुड़िए कोचिंग से और अपना जो कैरियर है फिजिक्स के मामले में उज्जवल कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।